हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है भाषा विज्ञान। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन जैसे टॉपिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं भाषा की परिभाषा टॉपिक से। देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक है, जो भाषा शब्द बना है वो संस्कृत के भाष धातु से ये जो है वो बनाया गया है। भाष का जो अर्थ होता है वह होता है बोलना, व्यक्त करना या वाक्य या वाणी। ठीक है, भाष का मीनिंग क्या होता है? बोलना होता है, ठीक है, या व्यक्त करना या वाक्य या वाणी होता है। जब व्यक्ति वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य के द्वारा अपने मनोभावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसकी वाणी ही भाषा है। ठीक है, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति चाहे वो वर्ण की सहायता ले, अक्षर की सहायता ले, शब्द की सहायता ले या वाक्यों की सहायता ले, जब वो अपने मनोभावों को और विचारों को, ठीक है, मनोभावों के साथ साथ अपने विचारों को यदि किसी व्यक्ति के साथ अभिव्यक्त करता है तो उसकी वही वाणी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम होता है। ठीक है, भाषा क्या होता है कि सामाजिक मनुष्यों के बीच उनके भावों को, उनके विचारों को पारस्परिक आदान प्रदान करने के लिए एक सार्थक माध्यम होता है। देखिए, विशिष्ट विद्वानों एवं भाषा वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त परिभाषाओं से भाषा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, परिभाषाएं जो है वो निम्नोक्त में दिया गया है। जैसे क्रोचे के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है? देखिए, भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिसे हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ये क्रोचे के द्वारा दिया गया है कि भाषा क्या है? सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। ठीक है, जिन्हें हम क्या करते हैं? अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ठीक है, वेंद्रे के द्वारा दिया गया एक परिभाषा कि भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम से के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। वेंद्रे क्या बोले हैं कि मनुष्यों के बीच यदि संचार करना है, ठीक है, उनके साथ व्यवहार करना है तो उस प्रक्रिया में, ठीक है, एक माध्यम की जरूरी होगी जिसे भाषा कहते हैं। आगे है श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर बोलते हैं, श्याम सुंदर दास जी, कि मनुष्यों और मनुष्यों के बीच यदि वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करना है तो अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए ध्वनि संकेत का सहारा लेना होगा, जिसे हम लोग भाषा कहते हैं। उसी ध्वनि संकेत क्या बोलते हैं हम लोग? भाषा बोलते हैं। बाबूराम सक्सेना के द्वारा दिया गया है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समविष्ट रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य क्या करता है कि अपने विचारों का विनिमय करता है, माने आदान प्रदान करता है, ठीक है, उसको समष्टिक रूप में क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। आगे है मंगल देव शास्त्री के द्वारा दिया गया है भाषा की परिभाषा। देखिए, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारित किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, ऐसे ये बोले हैं मंगल देव शास्त्री ने कि भाषा मनुष्यों की चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिसमें वो क्या करता है कि अपने शरीर या अवयवों से उच्चारित किए गए वर्णात्मक और व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। उसे क्या बोलते हैं?
भाषा बोलते हैं। 6 में है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं या यथाधिक दृढ़ ध्वनि संकेतक की प्रणाली को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए 7 में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा दिया गया है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये भोलानाथ तिवारी बोले हैं। आगे देखिए, आगे है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। उसको कामता प्रसाद गुरु क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। सीताराम चतुर्वेदी, भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की वीरान बस्ती बनने से बच गया। ये बोले कि यदि भाषा नहीं रहता तो सारा जो संसार था, जो सारा संसार था वो कैसा रहता? गूंगा रहता। आगे है सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है जिनके स्वर में अनुभूति अभिव्यक्ति पाती है। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी बोले हैं। आगे देखिए, आगे है रामचंद्र वर्मा। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। रामचंद्र वर्मा बोलते हैं कि जो मुख से उच्चारित हो गया और जिसके द्वारा मन की बात जो है वो बताई जा रही है उसे क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। आगे है जेस्पर्सन के द्वारा भाषा का सार मानवीय गतिविधि है जो मानवीय कार्यों को समझने में सहायता करती है। ये जेस्पर्सन बोले हैं। आगे देखिए, आगे है 13 नंबर पर प्लेटो के द्वारा भाषा आत्मा की मुख या अध्यात्मक बातचीत है, पर जब वह ध्यानात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। आगे है भर्तृहरि के द्वारा भाषा दो व्यक्तियों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हेनरी, एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। ठीक है, वासुदेव के द्वारा भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भाव दूसरे पर प्रकट करते हैं। वस्तुतः यह मन के भाव प्रकट करने का ढंग या प्रकार मात्र है। ठीक है, चलिए देखिए, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समेकित शब्दों का समूह ही भाषा है जो सामाजिक मनुष्यों के भावों और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। इसमें से कुछ परिभाषाएं अर्थ को स्पष्ट करती है और कुछ स्वरूप को स्पष्ट करती है। आगे है निष्कर्षतः भाषा विचारों की अभिव्यक्ति से मानव द्वारा प्रयुक्त वह सभी साधनों, चिन्हों, ध्वनि संकेतों आदि का समावेशन है। ठीक है, भाषा क्या है? तो मानव के द्वारा अभिव्यक्त किया गया सभी साधन, चिन्हों, ध्वनि संकेतों का क्या है? समावेशन है। आगे देखिए, भाषा की उत्पत्ति का संबंधित सिद्धांत। देखिए, विद्वानों और भाषा विज्ञानियों ने भाषा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नांकित मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पहला है दैवीय सिद्धांत, दूसरा है सांकेतिक उत्पत्तिवाद, तीसरा है डिंग डांगवाद, फिर है अनुकरण मूलकतावाद, फिर है प्रतीकवाद, फिर है संपर्क सिद्धांत और आगे है समन्वय सिद्धांत, फिर है योहोवाद, फिर है टाटावाद और अगला है मनोभाव अभिव्यंजकतावाद। देखिए, भाषा का स्वरूप देखिए,
सामान्य लोक जीवन में भाषा सभ्य, असभ्य, स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जातिगत, समाजगत, स्वाभाविक, कृत्रिम आदि में प्रयुक्त व्यापक स्वरूपों में ग्रहण की जाती है। भाषा विज्ञान में इसका प्रयोग सीमित और संकुचित स्वरूपों में किया जाता है। ठीक है। व्यापक अर्थ में भाषा का प्रयोग मनुष्यों की भाषा, उनके संकेत, पशु पक्षियों की बोलियों तक किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में इसके संकुचित स्वरूप का ही प्रयोग होता है। ठीक है। देखिए, संकुचित कहने का मतलब है कि भाषा का एक सीमित और एक संकुचित रूप देना, मतलब उसका भी एक बाउंड्री लिमिटेशन बना देना। ठीक है। तो यहाँ पास था कि भाषा विज्ञान में इसका जो प्रयोग होता है वो सीमित है और क्या है, संकुचित है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। भाषा मनुष्य की प्रकृति प्रदत्त एक अद्भुत शक्ति है, मानव की मानसिक शक्ति के विकास का आधार है। क्या है? मानव के मानसिक शक्ति का विकास का आधार है। प्रकृति प्रदत्त विशिष्ट वाक्यंत्र द्वारा संबंधित होकर भाषा ने ही मनुष्यों को दुनिया की श्रेष्ठतम सृष्टि को स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है। मतलब जो भी हम लोग दुनिया का श्रेष्ठतम रूप अभी वर्तमान में देख रहे हैं, यदि भाषा नहीं होता तो वर्तमान में वह ऐसी नहीं होती। भाषा मनुष्य की धारणा शक्ति है, विचारों का एकत्र किया हुआ इसका लिखित रूप मानव जीवन को नित्य नवीन विकास प्रदान करने वाला होता है। इसका उन्नत अवनत स्वरूप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उन्नति और अवनति का प्रतिबिंब है। ठीक है। भाषा, ठीक है, भाषा का स्वरूप स्थान, जलवायु और सभ्यता से प्रभावित होता है। ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा हो सकती है। शब्दों और वाक्यों के उच्चारण में भिन्नता इन्हीं कारकों की देन है। सभ्यता का विकास नए नए शब्द प्रदान कर इसके स्वरूप को बढ़ाता है। आगे है, वही दूसरी ओर जातियों की अवनति वाचक शब्दों को लुप्त कर इसके स्वरूप को संकुचित कर देता है। शिक्षित, अशिक्षित, मूर्ख और ज्ञानी, ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच भाषा का स्वरूप भेद युक्त होकर बोलियों को जन्म देता है। ठीक है। और भाषा स्वरूप नया कलेवर सामने आता रहता है। यही भाषा और भाषा स्वरूप की जीवंतता भी है। ठीक है। आमतौर पर शहर में क्या है दोस्तों कि खड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कहीं कहीं मगधी, कहीं कहीं नागपुरी, कहीं कहीं खोटा, ठीक है, इत्यादि जो है ये सब लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए आगे है कि विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद संहिता में प्राप्त है। ठीक है। भारत की प्रथम देश भाषा क्या थी? पाली है, जो लौकिक संस्कृति से पैदा होकर पुरानी प्राकृत कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? पाली भाषा पुरानी प्राकृत कहलाती है। भारतीय भाषाओं का प्रथम सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1894 में किया था। कब किया था? सन 1894 में किया था। उनकी सर्वेक्षण पुस्तक का नाम ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। उनकी सर्वेक्षण पुस्तक का नाम क्या है? ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार 179 भाषाएं हैं तथा 544 क्या हैं? बोलियां हैं। आगे देखिए भाषा के प्रकार। भाषा के 2 रूप हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है। देखिए मौखिक भाषा में मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। ये सब ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। भाषा के अंग या अवयव। भाषा के 3 अंग होते हैं, पहला ध्वनि, दूसरा वाक्य और तीसरा अर्थ। देखिए भाषा के आधार, भाषा के 2 आधार होते हैं। ठीक है। और 2 प्रकार होते हैं, 3 अवयव होते हैं।
तो भाषा के जो दो आधार होते हैं उनमें पहला होता है मानसिक आधार और दूसरा होता है भौतिक आधार। ठीक है, चलिए हम लोग मानसिक आधार को जानेंगे। देखिए, अपने भाव या विचार को अभिव्यक्त करने के लिए वक्ता द्वारा भाषा का प्रयोग मानसिक आधार है। मानसिक आधार अभिव्यक्ति का क्या है? माध्यम है। मानसिक आधार क्या होता है? अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जिससे अपने भाव या विचारों को वक्ता क्या करता है? तो स्पष्ट करता है। आगे है भौतिक आधार। वक्ता के भाव विचार का श्रोता द्वारा ग्रहण किया जाना भाषा का भौतिक आधार है या अभिव्यक्ति का साधन है। यह क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, आगे देखिए, उपर्युक्त दोनों आधारों से भाषा का गठन होता है। मानसिक आधार को आंतरिक भाषा और भौतिक आधार को बाह्य भाषा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भौतिक में श्रोता का उपयोग होता है और मानसिक में जो व्यक्ति अभिव्यक्त करता है अपनी भाषा को, उसका उपयोग होता है। आगे है भाषा की प्रकृति। भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। विद्वानों ने भाषा की प्रकृति को दो समूहों में निर्धारित किया है। विद्वान कितने समूहों में निर्धारित किए हैं? तो दो समूहों में भाषा को निर्धारित किए हैं। पहला है रचना समूह और दूसरा है स्वभावगत समूह। क्या? रचना समूह और दूसरा क्या है? स्वभावगत समूह। देखिए, रचना समूह क्या है? रचना समूह में ध्वनि प्रतीकों अर्थात वर्ण और अक्षरों का उच्चारित होना, उनका निश्चित प्रतीकात्मक ऐच्छिक भाव संबंध, क्रमबद्धता, रूप सुव्यवस्थित होना आदि का समावेश है। आगे है स्वभावगत समूह। स्वभावगत समूह में भाषा का अर्जित और अनुकूल होना, सामाजिकता, परिवर्तनशीलता और सारलय प्रियता और विकास उन्मुखता, विविधता रूपता एवं रचना स्वतंत्र आदि को समाहित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि जो स्वभावगत समूह भाषा का अर्जित और अनुकूल होना है, सामाजिकता, परिवर्तनशीलता इत्यादि को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भाषा नदी जल सहज सदा प्रवहमान है। क्या है? नदी के जल के तरह क्या है? हमेशा प्रवहमान है। नदी धरातल की बनावट के अनुरूप अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, चलती है, और भाषा भी देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती चलती है। भाषा की समेकित प्रकृति का विवरण निम्न बिंदुओं के आलोक में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है भाषा एक क्या है? पद्धति है। भाषा क्या है? एक सिस्टम है, पद्धति है। भाषा स्वच्छागत ध्वनियों की समष्टि है। क्या है? भाषा क्या है? स्वच्छागत ध्वनियों की समष्टि है। इसमें सांकेतिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। क्या होता है? सांकेतिक ध्वनियों का भी प्रयोग होता है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। भाषा में अनुकरण की प्रधानता होती है। भाषा में क्या होती है? अनुकरण की प्रधानता होती है। भाषा सतत परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? सतत परिवर्तनशील होता है। भाषा अर्जित की जाती है। भाषा क्या होती है? अर्जित की जाती है। भाषा सहज एवं स्वाभाविक क्रिया है। कैसा क्रिया है? सहज है और स्वाभाविक क्रिया है। भाषा परंपरागत गुण है। भाषा क्या है? परंपरागत गुण है। यह अनेकता के साथ एकता और स्थिरता का संस्थापन करती है। अनेकता के साथ एकता का और स्थिरता का क्या करती है? संस्थापन करती है। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर जाती है। भाषा का मौखिक रूप पहले परिवर्तित होता है। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? पहले परिवर्तित होता है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। भाषा क्या है? स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा दुरूहता से सरलता की ओर अग्रसर होती चलती है। आगे है भाषा की विशेषताएं। क्या है? भाषा की विशेषताएं। भाषा की प्रमुख विशेषताएं
निम्नलिखित है, जिसमें पहला है भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा क्या होती है? प्रतीकात्मक होती है। भाषा ध्वनिमय होती है। भाषा क्या होती है? ध्वनिमय होती है। भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। भाषा का संबंध किससे होता है? मनुष्य से होता है। भाषा परिवर्तनशील है। क्या है? भाषा परिवर्तनशील है, बदल सकता है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। एक विशेष क्षेत्र में विशेष भाषा बोली जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए भाषा की क्या है? क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा सरलता एवं पूर्णता की दिशा में सतत गतिशील होता है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। यदि समाज का पतन होगा तो भाषा का पतन होगा, ठीक है। आगे देखिए, भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 रूप हैं। पहला बोलियां, दूसरा परिनिष्ठित भाषा और तीसरा है राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो चलिए बोलियों को हम लोग समझेंगे। देखिए, बोलियां भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में बोलियों की कुल संख्या है 650। भारत में बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 650 है। आगे है परिनिष्ठित भाषा। किसी बोली को जब व्याकरण से परिकृष्ट किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। तब क्या बन जाती है? परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। मैंने जब हम लोग उसको व्याकरण से शुद्ध करते हैं, ठीक है। आगे है राष्ट्रभाषा। देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है और जब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति का आधार पर प्राप्त कर लेती है तब वह राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। खड़ी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन चुकी है। आगे है भाषा की उत्पत्ति। देखिए, जब हम भाषा पर विचार करने चलते हैं तो स्वभावतः पहला प्रश्न यह उठता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न पर विचार अत्यंत प्राचीन काल से होता आया है, पर अब भाषा विज्ञान वेत्ता इस प्रश्न को भाषा विज्ञान के क्षेत्र का नहीं मानते हैं। कोई इसे मानव विज्ञान के क्षेत्र को मानता है तो कोई इसे प्राचीन इतिहास का क्षेत्र का मानता है। कुछ लोग ऐसा भी हैं जो कहते हैं कि भाषा विज्ञान एक विज्ञान है, अतः इसके अंतर्गत विचारणीय विषय केवल वे हो सकते हैं जिन पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक और ठोस आधार हो। किंतु भाषा की उत्पत्ति जो कदाचित लाखों वर्ष पूर्व हुई थी, पर विचार करने के लिए ऐसा आधार का क्या है? अभाव है। केवल अनुमान ही किया जा सकता है। अतएव यह भाषा विज्ञान का अंग नहीं माना जा सकता। इन्हीं सब बातों के कारण अब से लगभग सवा सदी पूर्व 1866 ईस्वी में जब पेरिस के भाषा विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी तो संस्थापकों ने परिषद के परिनियमों में स्पष्ट शब्दों में भाषा की उत्पत्ति पर विचार करने आदि का प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रश्न को सदा सर्वदा के लिए भाषा विज्ञान से निकाल देने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी अन्य अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के मत व्यक्त किए हैं और तो प्रायः सभी मूर्धन्य विद्वान इस संबंध में एक मत से हैं कि इस प्रश्न का स्थान भाषा विज्ञान में नहीं है। किंतु इस प्रतिबंध और अपेक्षा के बावजूद भी इन बीच के वर्षों में यह प्रश्न बार बार उठाया गया और यह कहानी भी अनुचित न होगा कि केवल उठाया गया है, अपितु प्रायः हर दशक में इस संबंध में एक दो नए सिद्धांत या पुराने सिद्धांतों की नवीन व्याख्या अपनी हमारी समझ रखी गई है। जब भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है तो निश्चित ही भाषा का पूरा इतिहास और उसका हर रूप भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय है। ऐसी स्थिति में भाषा की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूप का अध्ययन को निश्चित ही इससे अलग नहीं किया जा सकता है। आगे है, और यह तर्क की विचार करने के लिए सामग्री का अभाव है, अतः उसे विषय से अलग माना जाएगा, कोई तर्क नहीं है।
विचार करते रहने से तो संभव है दिशा में हम कुछ आगे बढ़ते रहें, जैसा कि मनोविज्ञानवेत्ता तथा मानव विज्ञानविद कर रहे हैं। किंतु छोड़ देने पर तो यह प्रश्न जहाँ का तहाँ ही पड़ा रह जाएगा कि भाषा की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी। देखिए आगे है भाषा का विकास। भाषा में परिवर्तन होना ही उसका विकास है। भाषा में विकास या परिवर्तन पांचों ही रूपों में यानी कि ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य में होता है। ध्वनि लोप, आगम और विपर्यय परिवर्तन आदि रूप, रमस्य राम का और वाक्य क्रम, शब्द क्रम, अन्वय आदि शब्द और पुरोन का लोप और नए का आना, अर्थ में विस्तार और संकोच या आदेश आदि, इन परिवर्तनों के कारण और उसके रूपों या दिशाओं पर अच्छी प्रकार विचार इन पांचों से संबंध अलग अलग अध्यायों में आगे किया गया है। आगे है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास काल को निम्नांकित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। देखिए प्राचीन काल, यह काल 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। इस प्राचीन काल की भाषा सामग्री के अंतर्गत शिलालेख, ताम्रपत्र, पत्रादि, अपभ्रंश का चरस गाथा, कालीन काव्य, हिंदवी अर्थात पुरानी खड़ी बोली में लिखा गया साहित्य शामिल है। भाषा रूप की दृष्टि से इनमें अपभ्रंश भाषा डिंगल, हिंदवी और पुरानी मैथिली आदि आती है। रासो काव्यों में पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो में हिंदी का विकासशील रूप देखा जा सकता है। इसके अलावे जैन और नाथ साहित्य में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है। हिंदवी का रूप अमीर खुसरोकृत, खालिक बारी तथा दक्षिण के आदि कवि बली ख्वाजा, बंदा नवाज आदि की रचनाओं में पुरानी हिंदी जो है वो दिखाई पड़ती है। आगे है मध्यकालीन। देखिए मध्यकालीन काल उसका भाषा का, हिंदी भाषा के विकास का दूसरा काल है 1501 से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। यह वह समय था जब हिंदी का सामान्य भक्ति के साथ साहित्य की भाषा बन रही थी। इस काल में मुख्यतः काव्य और रीतिकालीन काव्य रचे गए। इनमें हिंदी के नाम पर कुछ उपभाषाएं ब्रजभाषा और अवधी को अपनाया गया। इस काल में आज की हिंदी खड़ी बोली मात्र व्यवहारिक भाषा थी, साहित्यिक या काव्य भाषा नहीं। हिंदू संप्रदाय के लोग खड़ी बोली हिंदी को विधर्मियों मुसलमानों की भाषा मानते थे। खड़ी बोली हिंदी में हिंदू या मुसलमानों साहित्यिक रचना कार्य नहीं करते थे। सूर, तुलसी, जायसी, रसखान आदि की रचना इसका उदाहरण है। आगे है कि इस मध्यकाल में दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्यात्मक प्रयोग कवि वाली ख्वाती बंदा नवाज के काव्य में दृष्टिगत होता है। इसी भाषा रूप को दक्षिण में हिंदवी या दक्षिणी में खड़ी बोली माना गया है और इसी के मिश्रण से उत्तर भारत में उर्दू का जन्म हुआ। इसी युग में नुसरत, कुल्ली, कुतुब शाह, वजही आदि दक्षिणी के रूप में साहित्यकारों से साहित्यिक सेवा थे, जो गालिब, दाग, मोमिन, मीर ईसा उर्दू के उसी समय हिंदी का रूप निखरा और अपभ्रंश का प्रभाव समाप्त प्राय हुआ और हिंदी में फारसी अरबी शब्द जुट गए। आगे है आधुनिक काल। यह काल 1801 से लेकर आज तक माना जाता है। इस काल में मुस्लिम सत्ता का अंत और आंग्ल सत्ता संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान आदि भारत में प्रतिष्ठित हुआ। भाषा साहित्य के क्षेत्र में गद्य पद्य का सृजन व लेखन ब्रज भाषा और अवधी की तुलना में खड़ी बोली में अधिक हुआ तथा हिंदी की उपबोलियां भाषाएं बनी। भाषा के रूप की दृष्टि से इस युग में सर्वोपरि स्थान खड़ी बोली की ही मिलती है। फिर भी स्थानीय स्तर पर
उपभाषाएं विकास कर रही है। स्वतंत्रता उत्तरोत्तर काल में भी यथावत स्थिति बनी हुई है। आज हिंदी से मुख्य आशय उसके खड़ी बोली वाले रूप से है, जिसे राष्ट्रभाषा का गौरवशाली पद प्राप्त हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी संपर्क भाषा तक कही जा सकती है। यूएनओ तक भी यह अपनी पहुंच बना चुकी है। ठीक है, आज खड़ी बोली की वर्णमाला और इसके शब्द रोमन भाषा, थाईलैंड की भाषा, जापान की भाषा एवं मध्य एशिया के भाषा अभिलेखों में सुरक्षित है। आगे है ध्वनि परिवर्तन। देखिए, ध्वनि की परिभाषा महाभाष्य में पतंजलि का कथन है कि भाषा की लघुतम ध्वनि इकाइयाँ वर्ण है। क्या है? इकाइयाँ क्या है? वर्ण है। ये वर्ण स्वयं में सार्थक नहीं होते, परंतु मिलकर अर्थवान शब्द का निर्माण करते हैं। उदाहरण, क का उच्चारण निरर्थक है, परंतु इसके साथ और आ ध्वनियाँ के मिल जाने से क्या हो जाएगा? कौवा सार्थक शब्द बन जाता है। क और अ ध्वनियाँ अपने आप में पृथक पृथक अर्थ व्यक्त नहीं करती। ध्वनियाँ भाषा का स्थूल आधार है और इसमें मानव की चिंतन की अभिव्यक्ति का उपाय निहित है। मनुष्य मूलतः ध्वनियों में नहीं, सार्थक पदों में सोचता है। मनुष्य के मस्तिष्क में विचार सार्थक पदों के रूप में विद्यमान रहते हैं। वहाँ सब और अर्थ में प्रास्क्य नहीं रहता है। ठीक है, जब विचारों और भावों की अभिव्यंजना की इच्छा होती है तो पद मुख से निःसृत होते हैं। पदों का ठोस रूप नहीं होता और न ही उनका उच्चारण पूर्ण पदों के रूप में करना संभव है। अतः मनुष्य के स्वर यंत्र से पर्दा में अंगभूत ध्वनियाँ का उच्चारण उनकी व्यवस्था क्रम में किया जाता है। उदाहरण, फल शब्द के उच्चारण में पूर्ण शब्द का उच्चारण इकट्ठा नहीं होता, अपितु आदि ध्वनियाँ अपने काम में सुनाई पड़ती है। इसका कारण स्वतंत्र कार्यप्रणाली की व्यवस्था है। भर्तृहरि वाक्य पदियम में स्पष्ट करते हैं कि शब्द और अर्थ परस्पर इसका प्रकार आबद्ध है कि चिंतन में इनका पूर्वापर क्रम नहीं रहता। वे शब्द और अर्थ में संघात को स्फोट में निहित ध्वनिया का व्यवस्था है। ठीक है, क्रम में ही उच्चारण संभव है। यदि ध्वनिया की व्यवस्था का क्रम उलट पलट हो जाए तो उससे बने पद विचारों और भावों के अर्थ का संप्रेषण करने में असमर्थ होंगे। आगे है कि घट स्फोट के उच्चारण में ध्वनिया का क्रम बदल जाने पर ठग शब्द का उसका अर्थ पृथक स्थितियाँ न रखें। कर स्फोट रूप में अर्थमय शब्द का प्रयोगतक इसका इस प्रकार निष्कर्षता। पहला है भाषा विज्ञान में भाषा से संबंधित मानवीय वाणी ही ध्वनि है। दूसरा है ध्वनि इकाइयों शब्दों का निर्माण करती है। तीसरा है ध्वनि इकाइयाँ अपने आप में सार्थक नहीं होती परंतु सार्थक शब्दों की निर्मित करती है। मनुष्य ध्वनि इकाइयों में नहीं सोचता, उसके चिंतन का आधार जो है वो सार्थक शब्द होते हैं। आगे है शब्दों में ध्वनि इकाइयों की व्यवहार रहती है। आगे है कि शब्दों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र उनमें व्यवस्थित ध्वनि इकाइयों का क्रम उच्चारण करता है। शब्दों में ध्वनियाँ का जो क्रम निश्चित है उसे बदलने पर उन शब्दों की सार्थकता को व्याघात पहुँचा है, भले ही ध्वनियाँ स्वयं निरीक्षक हो। अतः अर्थमय शब्दों को स्थूल अभिव्यक्ति देने वाली मानवीय वाणी ध्वनि है, अर्थात मनुष्य स्फोट की अभिव्यक्ति नाद में करता है, यह नाद ही ध्वनि है। ठीक है, ध्यातव्य है कि किसी व्यक्ति के स्वर यंत्र में विकास आने पर ध्वनियों का उच्चारण प्रभावित हो सकता है और मानसिक दबाव और विकारग्रस्त मन की प्रक्रिया
ध्वनि के स्वस्थ उच्चारण में बाधक है। इनसे उच्चारण का सुर बदल जाता है। आगे है ध्वनि के वैज्ञानिक आधार। देखिए, ध्वनि विज्ञान की मूलभूत अंग ध्वनि शिक्षा है। उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से वाणी का अध्ययन किया जाता है। वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, वर्ण का सच्चा स्वरूप क्या है, और भाषण, ध्वनि और ध्वनि मात्र, अन्य अंतावर, श्रुति, ऐसे ही अनेक प्रश्नों का परीक्षा द्वारा विचार किया जाता है। अतः इन रहस्यों का भेदन ही, इस सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा प्रयोजन होता है। इस अलौकिक पुण्य और आनंद के अतिरिक्त ध्वनि शिक्षा व्यवहार में भी बड़ा लाभकर होती है। किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण सीखने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। प्राचीन भारत में वर्ण शिक्षा की उन्नति के कारण ही वेदों की भाषा का रूप आज भी इतना अक्षुण्ण छोड़कर ध्वनि शिक्षा से ही काम लेना पड़ता था। अभी कुछ ही दिन पहले लोग दूसरी भाषाओं का उच्चारण शिक्षक का अनुकरण करके ही सीखते थे, पर अब शिक्षक वर्णों का उच्चारण करके बतलाने के अतिरिक्त यह भी सिखा सकता है कि किन अवयवों और स्थानों से तथा किन ढंग का प्रयत्न करने से कौन वर्ण उच्चारण होना चाहिए। फोनेटिक रीडर यानी कि ध्वनि पाठलब्धियाँ ऐसे कार्यों के लिए बनती है। उसके द्वारा व्यवहार में उच्चारण भी सीखा जाता है और उस वर्ण शिक्षा के आधार पर भाषा की ध्वनियों का विचार भी किया जाता है। इस वर्ण शिक्षा और ध्वनि विचार का भाषा विज्ञान से संबंध स्पष्ट ही है। तुलना और इतिहास भाषा विज्ञान के आधार हैं। इन दोनों ढंगों की प्रक्रिया के लिए ध्वनि शिक्षा आवश्यक है। हम वर्णों के विचारों और परिवर्तन की तुलना करते हैं, उन्हीं का इतिहास खोजते हैं, पर उनका कारण ढूंढने के लिए उनके उच्चारण की शिक्षा अनिवार्य है। बिना उच्चारण जाने हम उनका कोई भी शास्त्रीय विचार नहीं कर सकते हैं। भाषा के वैज्ञानिक विवेचन के लिए यह परम आवश्यक हो जाता है कि हम ध्वनियों के संपूर्ण जगत से परिचित रहे, क्योंकि कभी कभी एक ध्वनि का विशेष अध्ययन करने में भी उन सब ध्वनियों को जाना आवश्यक हो जाता है कि जिससे उसका विकास हुआ है, अथवा जिन ध्वनियों का स्थान ले सकना उसके लिए संभव है। अतः विकास और उत्पत्ति के अध्ययन के लिए सामान्य ध्वनि समूह का और किसी भाषा विशेष के ध्वनि समूह का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के संदर्भ में किसी भाषा की ध्वनि का कोई भी परिवर्तन जो उस भाषा के स्वनिमों की संख्या या उनका वितरण बदल दे, स्वनिम परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन कहलाता है। देखिए, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के संदर्भ में किसी भी भाषा का ध्वनि में यदि कोई परिवर्तन हो जाए जो उस भाषा के स्वनिमों की संख्या क्या कर दे, बदल दे, ठीक है, यही क्या है, ध्वनि परिवर्तन है। भाषा को गतिशील और परिवर्तनशील माना जाता है। प्रत्येक में आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह परिवर्तन या बदलाव सभी भाषिक स्तरों जैसे ध्वन्यात्मक, रूपात्मक, अर्थात्मक आदि पर जारी रहता है। इन सभी परिवर्तनों में ध्वनि परिवर्तन मुख्य रूप से सबसे अधिक क्रियाशील रहता है। आगे देखिए, ध्वनि परिवर्तन के विभिन्न रूप। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरूप के आधार पर ध्वनि परिवर्तन को निम्नलिखित वर्गों में रखा है। लोप, अभ्यंतर शब्द का भीतर शब्द में परिवर्तन अस्वर ध्वनि के लोप के कारण, जबकि सप्त से सात शब्द का निर्माण व्यंजन के लोप के कारण होता है। देखिए, अभ्यंतर से भीतर, तो इसमें अ का लोप हो जा रहा है, इसीलिए अभ्यंतर से भीतर बन गया, और सप्त से क्या बन गया, सात बन गया, तो इसमें क्या हो रहा है, शब्द का निर्माण व्यंजन के लोप के कारण हो रहा है।
ठीक है। चलिए आगे है आगम। सूर्य शब्द से सूरज या पूर्व से बने पूरब में र के बाद अ ध्वनि का आगमन हुआ है। ठीक है, र के बाद क्या हुआ है? अ ध्वनि का आगमन हुआ है। इस प्रकार नई ध्वनि के आगमन के द्वारा नए शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे पूर्व से पूरब, ठीक है, सूर्य से सूरज। आगे देखिए, ध्वनियों का स्थान परिवर्तन। जब किसी शब्द में दो ध्वनियाँ में एक दूसरे के स्थान पर चली जाती है तो इस परिवर्तन के द्वारा एक नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे वाराणसी मूल शब्द से बने बनारस शब्द में जो न है, न ध्वनि न में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो मूर्धनी न है वो दंत न में परिवर्तन हो जाता है, होकर र के स्थान पर तथा र ध्वनि न के स्थान पर चल जाता है, जिससे इस नए शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे वाराणसी, ठीक है, वाराणसी से क्या हो जाता है? वाराणसी से हो जाता है बनारस। क्या हो जाता है? बनारस। ठीक है, तो यहाँ पास र के जगह पर न आ जाता है और ये न के जगह पर र आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनुनासिकता के कारण परिवर्तन। देखिए, जब किसी तत्सम शब्द का नासिक के व्यंजन अनुनासिकता में बदल जाता है तो इस ध्वनि परिवर्तन द्वारा नए तद्भव शब्द बनता है। जैसे कंपन शब्द के म के अनुनासिकता में बदलने के कारण कांपना बन जाता है। ठीक है, कंपन से क्या बन जाता है? कांपना बन जाता है। आगे है कि शब्दों की ध्वनियों के दीर्घीकरण तथा महाप्राणीकरण के रूप में भी ध्वनि परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे सप्त शब्द के ह्रस्व स्वर की दीर्घ स्वर में परिवर्तन हुआ और इससे 7 शब्द बन गया। क्या बन गया? 7 बन गया सप्त से। इस प्रकार शुष्क शब्द के क अल्प प्राण व्यंजन के महाप्राण ख में परिवर्तन द्वारा सूखा बन गया। इस प्रकार भाषाओं में ध्वनियों के स्वरूप में परिवर्तन अनेक प्रकार से हो सकता है। आगे है ध्वनि परिवर्तन के कारण। देखिए, ध्वनि परिवर्तन के ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों कारण होते हैं। अग्नि से आग शब्द का बनना ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। तत्सम शब्दों में धीरे धीरे ध्वनि परिवर्तन से ही तद्भव शब्दों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार अन्य भाषाओं में संपर्क से भी भाषा में ध्वनि परिवर्तन होता है। किसी भाषा का जब भौगोलिक विस्तार होता है तो वह अपने मूल बोली के रूप को छोड़ने लगती है। वह ऐतिहासिक क्रम से कालांतर में इतनी बदल जाती है कि उसका स्वरूप उसके मूल भौगोलिक या स्थानीय रूप में बिल्कुल भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, हिंदी की भौगोलिक विस्तार होने पर वह अपने मूल स्थानीय खड़ी बोली रूप में बाहर निकलकर राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मैथिली तक से संबंध होकर भाषा के रूप में परिवर्तन हो गई। ध्वनि परिवर्तन के अनेक कारणों में से एक उच्चारण में सुविधा या प्रयत्न लाघव को प्रमुख माना जाता है। प्रायः बहुत से शब्दों के उच्चारण के समय आने वाली कठिन ध्वनियों को सुविधा के लिए आसान ध्वनि में बदलकर उच्चारित करने की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में कठिनाई होने पर आसानी से शब्द का उच्चारण करने के लिए उसके एक व्यंजन का लोप कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, दवी शब्द से दो या स्नेह शब्द से नेह बना। ठीक है, इसके अतिरिक्त आसान ध्वनियों के प्रयोग या ध्वनियों के क्रम में परिवर्तन के द्वारा भी उच्चारण को सुविधाजनक बनाया जाता है। जैसे ब्राह्मण मन से बन गया ब्राह्मण। ठीक है, इसी प्रकार किसी दूसरे शब्द से समानता के कारण कुछ शब्दों की ध्वनियाँ उन्हीं के समान बोले जाने के कारण परिवर्तित हो जाती है। जैसे संस्कृत का एकादश शब्द द्वादश के सादृश्य पर एकादश के रूप में बोला जाने लगा। इन ऐतिहासिक परिवर्तन के अतिरिक्त
भाषाओं के आपसी संपर्क के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होते हैं। एक भाषा के कुछ शब्द जब दूसरी भाषा के में अपनाए जाते हैं तो उनमें ध्वनि परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मुंबई मराठी का तत्सम रूप है जिसका हिंदी में परिवर्तित तद्भव रूप बम्बई और अंग्रेजी में बॉम्बे कहते हैं। यह ध्वनि परिवर्तन भाषा भेद या भौगोलिक परिवर्तन के कारण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि भौगोलिक विस्तार के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है। क्षेत्र बदलने से भाषा में बदलाव आता है। जिस भाषा का भौगोलिक विस्तार होता है उसकी ध्वनियों के उच्चारण में देश भेद से भी अनेक परिवर्तन होते हैं। ध्वनि परिवर्तन के इन परिवर्तनों की एक ही ध्वनि रूप से वैकल्पिक रूप कहा जा सकता है। ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान के किसी भाषा की विभिन्नता ध्वनियों के विकास का विभिन्न कालों में अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ हिंदी के संबंध में देखेंगे कि वह हिंदी में किन किन स्रोतों संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि से आया है। साथ ही यह भी देखेंगे कि हिंदी में विभिन्न कालों में इसका विकास किन किन रूपों में हुआ है। अक्षर, सुर, बलाघात आदि का इतिहास भी इसी प्रकार देखा जाता है। ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान ध्वनियों के विकास का अध्ययन है। यहाँ ध्वनि परिवर्तन के कारण उसकी दिशा का अध्ययन प्रस्तुत है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के समान ही भाषा की ध्वनियों में भी सतत परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण ही भाषा का जीवंत रूप सामने आता है। ध्वनि परिवर्तन या विकास जीवंत भाषा का प्रमुख लक्षण है। ध्वनि परिवर्तन के कारण को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है बाह्य कारण, दूसरा है अभ्यंतर कारण। देखिए, बाह्य कारण, ये कारण बाहर से ध्वनि को प्रभावित करते हैं। ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण मुख्यतः पहला है व्यक्तिगत भिन्नता। क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति की वागिंद्रिय तथा श्रवणेन्द्रिय अन्य व्यक्ति से भिन्न होती है। एक व्यक्ति किसी ध्वनि को जिस प्रकार बोलता है दूसरा व्यक्ति पूर्ण प्रयत्न करने पर भी वैसा नहीं बोल सकता है। वाग यंत्र की भिन्नता से ही कारण किन्हीं दो व्यक्तियों के उच्चारण में पूर्ण समानता नहीं हो सकता है। यह भिन्नता कभी सामान्य होती है तो कभी रेखांकन योग्य होती है। यथा अंग्रेजी तुमको तुम कहता है। क्या कहता है? तुमको तुम कहता है। हम भिन्नता और श्रवण की अपूर्णता से अपने अनेक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। आगे है भौगोलिक कारण। देखिए, ध्वनि उच्चारण पर भौगोलिक परिस्थिति का विशेष प्रभाव पड़ता है। एक भाषा की विभिन्नता ध्वनियों का उच्चारण भिन्न भौगोलिक वातावरण के दूसरे भाषा भाषियों के द्वारा संभव नहीं है। शीघ्र प्रधान वातावरण के व्यक्ति प्रायः बातचीत में मुख्य सीमित खोलते हैं। इस कारण ऐसे वातावरण के व्यक्ति दंत्य ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं। वे प्रायः त, थ, द को क्रमशः ट, ठ, ड बोलते हैं। आवागमन के साधन से रहित या ऐसे शिथिल साधन वाले भौगोलिक भाग की भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन अत्यंत मंद होता है, जबकि उर्वर समतल आवागमन से मुक्त भूभाग की भाषाओं की ध्वनियों में सतत तीव्र गति से परिवर्तन होता रहता है। आगे है सामाजिक परिस्थिति। देखिए, सामाजिक उन्नति तथा अवनति का भाषा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सामाजिक उन्नति पर भाषा का शुद्ध रूप प्रयुक्त होता है तो अवनति पर उसके परिवर्तन का ही अधिक प्रयोग होना स्वाभाविक है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति के कारण शब्दों में ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। यजमान, जजमान और फरोहित, उपरोहित, बियरिंग, बैरिंग, वाराणसी, बनारस बन जाता है। आगे है अन्य भाषाओं का प्रभाव। देखिए, एक भाषा क्षेत्र में जब किसी अन्य भाषा का प्रयोग होने लगता है तो उनकी ध्वनियाँ वहीं की भाषा को प्रभावित कर देती है। मुसलमानों के
भारत आगमन के पश्चात अरबी तथा फारसी भाषा का यहाँ प्रयोग होने लगा। अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में क ख ग घ ज फ आदि ध्वनियाँ बोली तथा लिखी जाने लगी। अंग्रेजी के प्रभावों से हिंदी में औ ध्वनि का प्रयोग होने लगा, यथा डॉक्टर जैसे बोल इत्यादि इसी ध्वनि से बने हैं। आगे है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। सोस्यूर के अनुसार ध्वनि परिवर्तन के कारणों की खोज करना भाषा विज्ञान की सबसे कठिन समस्या है। मुख्य बात यह है कि ध्वनि परिवर्तन के जो कारण बताए गए हैं उनमें से कोई एक कारण परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होता, वरन एकाधिक कारणों से परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होती है। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का उल्लेख करते हुए निरुक्ताकार यास्क ने आदि, शेष, आदि लोप, अनालोप, उपधा परिवर्तन, वर्णलोप, द्विवर्ण लोप आदि, विपर्य, अंतःविपर्य और अंतःविपर्य और आद्यंत विपर्य, अंतिम वर्ण परिवर्तन, वनोपर्जन आदि का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे देखिए अर्थ परिवर्तन। देखिए, भाषा मानव व्यवहार का प्रमुख साधन है। मनुष्य स्वयं परिवर्तनशील है, इसलिए उनका प्रमुख व्यवहार भाषा भी परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन की यह प्रक्रिया उसके अंगों को भी प्रभावित करती है, अर्थ भी उससे अप्रभावित नहीं रहता। अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाओं का यहाँ संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। अर्थ में सदा परिवर्तन होता रहता है। ध्वनि या पद के परिवर्तन की प्रक्रिया के समान अर्थ भी अस्थायी और अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द आकाशवाणी ले संस्कृत में इस अर्थ का देववाणी है। तुलसी के समय भी यही अर्थ था। अतः रामचरितमानस में कहा गया है कि मैं आकाशवाणी ते ही काला। अब आकाशवाणी का अर्थ परिवर्तन होकर हिंदी में ऑल इंडिया रेडियो हो गया है। अतः अर्थ में परिवर्तन हो जाना अर्थ परिवर्तन है। आगे है अर्थ परिवर्तन की दिशा। देखिए, अर्थ विज्ञान के प्रमुख चिंतक ब्रील के अनुसार अर्थ का विकास अथवा परिवर्तन की मुख्यतः 3 दिशाओं में होता है। पहला है अर्थ विस्तार। वे शब्द जो पहले सीमित अर्थ में प्रयोग होते हों लेकिन बाद में उन अर्थ में विस्तार देखने को मिलता है और उनका अर्थ व्यापक हो जाता है, इससे ही अर्थ विस्तार कहते हैं। प्रवीण का अर्थ पहले केवल बीना बजाने वाले के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु धीरे धीरे इस शब्द का विस्तार हुआ और बाद में चलकर किसी भी काम में निपुण व्यक्ति को प्रवीण कहा जाने लगा। इसी प्रकार कुशल शब्द का अर्थ था कुश लाने वाला, लेकिन बाद में यह चतुर का पर्याय बन गया। आगे है अर्थ संकोच। देखिए, जिस प्रकार अर्थ का विस्तार होता है उसी प्रकार कई बार व्यापक अर्थ वाले शब्दों के अर्थों में संकोच भी होता है। जैसे जलज अर्थ होता है जल से उत्पन्न, पर जल से उत्पन्न होने वाली सभी चीज़ें को जलज नहीं कहेंगे। वे शब्द कमल के अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अर्थादेश। देखिए, अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच के अलावा कई बार शब्द के अर्थ बिल्कुल बदल ही जाते हैं। जैसे असुर शब्द देवता का वाचक था पर आज वह दैत्यों का वाचक हो गया। इसी तरह आकाशवाणी का अर्थ देववाणी था पर यह अब वह भारतीय रेडियो के लिए इस्तेमाल होने लगा। इसके साथ अर्थोत्कर्ष और अर्थापरकर्ष भी अर्थ परिवर्तन की दिशा निर्धारित करते हैं। अर्थोत्कर्ष में निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उत्कृष्ट अर्थ का बोधक हो जाता है। जैसे साहस, मुग्ध आदि। पहले साहसी उसे कहा जाता था जो चोर डकैत अन्य जघन्य अपराध में लिप्त हो, लेकिन आगे चलकर वह धीरता और वीरता का परिचायक बन गया।
वैसे ही मुग्ध पहले मूर्ख का बोधक था, बाद में वही मोहित होने के अर्थ में परिवर्तित हो गया। आगे है अर्थ परिवर्तन के कारण। देखिए, भौगोलिक परिवेश, ठीक है, भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण एक ही शब्द में हमें अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ही शब्द का हर जगह एक ही अर्थ हो यह जरूरी नहीं है। जैसे कॉर्न का अर्थ होता है ब्रिटेन में गेहूं और अमेरिका में मक्का। ब्रिटेन में क्या होता है? गेहूं, और अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में मक्का होता है। सामाजिक परिवेश का परिवर्तन, समाज के विभिन्न जगहों पर एक ही शब्द के भिन्न अर्थ देखने को मिलते हैं। जैसे घर पर और चर्च में फादर का एक ही अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि धार्मिक परिवेश, ठीक है, धार्मिक परिवेश परिवर्तन, धर्म का प्रभाव भी शब्दों के अर्थ में अर्थ परिवर्तन करता है। धर्म को केंद्र में रखकर जो लड़ते हैं अपने नकारात्मक शब्दों को अपने विरोधी धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है काफिर का, ठीक है, जिसे कभी कभी इस्तेमाल को मानने वाले हिंदुओं से जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि उसी तरह आज हिंदुस्तान के हिंदुओं के यहाँ जिहाद शब्द का अर्थ आतंकवाद से जोड़ा जाने लगा। आगे है राजनीतिक स्थिति का प्रभाव। राजनीति भी हमारे शब्दों के अर्थों को प्रभावित करते हैं। जैसे आज जय हिंद और जय श्री राम का अर्थ राजनीति प्रभाव में आकर अपने मूल अर्थ को हटता जा रहा है, ठीक है, राजनीतिक अंतर इसको हो गया। नए भौतिक साधन, भौतिक साधनों में परिवर्तन के साथ शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान ने शीशे के दर्पण बना दिए और हमने शीशा धातु के आधार पर दर्पण का नामकरण शीशा कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, शब्द प्रयोग की अधिकता। किसी शब्द के बहुत अधिक प्रयोग कर देने से भी उसका विशिष्ट अर्थ खो जाता है। जैसे आचार्य, श्रीमान, नेता, महाजन, शहीद आदि। लक्षणा व्यंजना का प्रयोग। लक्षणा और व्यंजना भी अर्थ परिवर्तन में प्रमुख कारण में गिने जा सकते हैं। हम जानते हैं कि लक्षण से शब्दार्थ में प्रभाव पैदा हो जाता है तथा व्यंजना से अर्थ विशिष्ट और नवीन बन जाता है। जैसे कोई कहे कि वह अपने गांव का शेर है, तो इसमें शेर का अर्थ पशु विशेष न होकर वीर और प्रभावशाली माना जाता है। वास्तव में व्यंजना के कारण ही कहावतें, लुकोक्तियाँ व अलंकारिता प्रयोग आदि विलक्षण अर्थबोध कराने में सफल हो पाते हैं। आगे है शब्दों की तत्भव रूप। कई बार शब्दों के तत्भव रूप भी मूल अर्थ में परिवर्तन उपस्थित कर देते हैं। जैसे श्रेष्ठ का तत्भव रूप सेठ आगे चलकर व्यापारी के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। भद्र का तत्भव रूप भद्दा विपरीतार्थक हो जाता है। इसी प्रकार स्तन का तत्भव रूप थन अब केवल पशुओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आगे है शब्दकोशीय पर्याय। देखिए, शब्दकोश में प्रायः एक शब्द का बोध कराने के लिए अनेक पर्याय दे दिए जाते हैं। कभी कभी इन पर्यायों से भी अर्थ में पर्याप्त अंतर आ जाता है। जैसे चेक और ड्राफ्ट शब्द के ऐसे पर्याय दिए जाते हैं कि उसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे चेक के लिए देयक, धनादेश, हुंडी आदि, वहीं ड्राफ्ट के लिए धनादेश, हुंडी का प्रयोग करना। अब यहाँ हुंडी का प्रयोग केवल ड्राफ्ट के अर्थ में होना चाहिए। शब्दकोशीय पर्याय के कारण ही लोग हुंडी से चेक का अर्थ लगा लेते हैं। आगे है इसके बाद कि सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पहले पदार्थ विशेष के ही अर्थ में किया जाता था, लेकिन बाद में सामान्य पदार्थों के लिए भी किया जाने लगा। जैसे सब्जी, स्याही इत्यादि। सब्ज का अर्थ होता है हरा, इसलिए सब्जी से हरी तरकारी
का अर्थबोध होता है, लेकिन अब आलू प्याज आदि के लिए भी सब्जी का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही स्याही का अर्थ होता है काला। पहले काला रंग की रोशनाई के लिए ही स्याही का प्रयोग होता था, लेकिन अब किसी भी रंग की रोशनाई के लिए स्याही का प्रयोग किया जाने लगा। आगे है इसके बाद कि अन्य भाषाओं का अधूरा ज्ञान। अन्य भाषाओं का अधूरा ज्ञान देखिए, अन्य भाषाओं के अधूरे ज्ञान से भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उर्दू में खुलासा का अर्थ संक्षिप्त करना है, किंतु हिंदी में इसे व्याख्या या विस्तार से बताने के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। वैसे ही विरोध का बोधक सही शब्द मुखालफत होता है, लेकिन हिंदी में अक्सर खिलाफत का प्रयोग कर दिया जाता है जो खलीफा से संबंधित है। कई बार तो अनर्थकारी अर्थ तक प्रचलित हो जाता है, जैसे जनक सुता पिता की पुत्री। हालांकि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पुत्री थी सीता बौद्ध जातक में, तथा उसके आधार पर पाली चीनी और कोश में जनक का अर्थ हो गया पिता, तथा जनक सुता का अर्थ हो गया पिता की पुत्री अर्थात बहन। ठीक है, यहाँ जो अर्थ परिवर्तन हुआ उसके आधार पर राम ने जनक सुता से विवाह किया का अर्थ होगा राम ने अपनी बहन से विवाह किया, जो कि बेहद मुक्तापूर्व बात होगी। आगे देखिए, आगे है कि अन्य कारण। उपर्युक्त कारणों के साथ साथ कई अन्य कारण भी हैं जिनमें अर्थ परिवर्तन घटित होता है। सुश्राव्यवस्था के कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है, क्योंकि मनुष्य कई बार लज्जा, घृणा या अमंगल की आशंका से भी कुछ शब्दों का प्रयोग करने में झिझकता है। कई बार कवियों की निरकुशता तथा अभिनव प्रयोग से ही अर्थ परिवर्तन घटित हुए। ठीक है, भावुकता या भावात्मक बल के कारण भी अर्थ परिवर्तन संभव है, जैसे दुष्ट, शैतान, गधा आदि का प्रयोग प्रेम और क्रोध दोनों स्थितियों में होना। ठीक उसी प्रकार भाषण, भयंकर, प्रचंड या दुर्दांत का प्रयोग अच्छे अर्थों में अतिशय भाव प्रदर्शन के लिए किया जाता है। कई बार अंधविश्वास में चेचक को माता कहना भी अर्थ परिवर्तन का कारण बन सकता है। साहचर्य संबंध, सूरत के साहचर्य के कारण तंबाकू का सुरती कहना, तथा विनम्रता के प्रदर्शन भिखारी को राजा, प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक, झोपड़ी को महल या हवेली को कुटिया कहना आदि अनेक कारण हैं जिनसे अर्थ परिवर्तन होता रहता है। आगे है इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। भाषा, पहला क्वेश्चन है कि भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है? या छिद्रिकता, या सृजनात्मक, या अपरिवर्तनशीलता, या विविधता। कौन बताना है कि कौन जो है वो सही नहीं है? तो अपरिवर्तनशीलता। आगे है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या बताना है कि कितनी है, तो 18 है। सही मिलान करना है। आगे क्या करना है, एक साइड कूट दिया गया है, एक साइड उसका आंसर दिया गया है, इसको क्या करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है, सही मिलान करना है। तो लौकिक संस्कृत जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में है, ये ठीक है। और जो इसके आगे है कि पाली भाषा, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी, ये भी ठीक है। और प्राकृत भाषा 100 से 500 ईस्वी तक ठीक है। अपभ्रंश 500 से 1100 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा बताना है, क्या कहलाती है? हिंदुस्तानी, हिंदुई, रेखता या दक्षिणी, इसको क्या बोलते हैं? तो हिंदुस्तानी। असंगत का चयन करना है। पहला है कि अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। दूसरा है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तीसरा है अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्द अनुशासन में मिलता है। और चौथा है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश का न भाषा कहा है। तो जो डी है, सी है, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, व्याकरण से किससे अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? ध्वनि की, शब्द की, वाक्य की, या लिपि की? तो लिपि के अस्तित्व का जानकारी नहीं मिलता है। किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय, प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? किसको कहा गया है? तो पाली को। किसको? पाली को। आगे है कि साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है।
आकार आदि कर्मठ लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति या प्रवृत्ति मूलक क्रम। कौन सा नहीं है? तो आकार आदि कर्मठ लेखकों का कालक्रम। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वही सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा सही है? हिंदी भारत की राजभाषा है, तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है, इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है, या अवधी बिहार में दक्षिण जिले में बोली जाती है। तो सिर्फ ए जो है वो सही है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? किस देश में किया जाता है? तो मॉरिशस में। आगे देखिए, आगे है कि संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की तथा संस्कृत को देव भाषा कहने में किस सिद्धांत का आधार जो बनाया गया है? भाषा का धारा स्वतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। दूसरा, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। तीसरा, भाषा संयोग अवस्था से विनियोग अवस्था में जाता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, देखिए, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाता है। आगे है कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? कौन सी भाषा बनती है? तो पिंगल भाषा। अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है? अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है? लक्षणा और व्यंजना दोनों के नामों से जाना जाता है। अर्थ परिवर्तन के कारणों से पर सबसे पहले किन किन पाश्चात्य विद्वानों ने सबसे पहले विचार किया? तो किन किन विद्वानों ने विचार किया? टकर और मिथेल ने। किसने? टकर और मिथेल ने। आगे है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 3। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में सबसे पहले किन विद्वानों ने विचार किया था? किन विद्वान ने विचार किया था? वृत्र ने। निम्नलिखित में से आर्य अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में प्रकार कौन से हैं? ठीक है, तो उपयुक्त में से सब है अर्थ विस्तार, अर्थादेश और अर्थ संकोच। किसी शब्द के पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार। ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जानते हैं? तो ध्वनि परिवर्तन को हम लोग क्या जानते हैं? आगम, लोप और विपर्यय सब कहते हैं। निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ संकोच कितने प्रकार हैं? 8। ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं? कौन कौन से कारण होते हैं? तो बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण दोनों होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है साहित्य सिद्धांत के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।